की स्थापना 1987 के अंदर हुई थी। आज से 36 साल हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां जन सेवा संस्थान के माध्यम से चलती हैं। वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, निःशुल्क पब्लिक स्कूल, मेडिकल में लावारिस रोगियों की सेवा, रक्तदान शिविर लगाना, हर महीने आँखों के कैंप लगाना, गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाना, अनेक सेवा कार्य जन सेवा संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। इस समय रोहतक के अंदर एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, अलग अलग दोनों वृद्धाश्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक पुरुषों का अनाथ आश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम, ये रोहतक में चल रहे हैं। आपने शायद पब्लिक स्कूल तो भले सुने, लेकिन निःशुल्क पब्लिक स्कूल कहीं पर नहीं सुना होगा। 753 बच्चे पढ़ते हैं। CBSE एफिलिएटेड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सारे बच्चे फ्री। और केवल पढ़ाई ही फ्री नहीं, बस से आना जाना भी फ्री, स्कूल ड्रेस भी, किताब भी फ्री, किताबें कापियाँ भी फ्री, दोपहर का लंच भी सबके लिए फ्री। और उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उनको सपोर्ट दी जाए तो वो गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। और अब हमारे स्कूलों में से निकले हुए बच्चों ने MBBS में दाखिला मिला है, BMS में दाखिला मिला है, NIT कुरुक्षेत्र के अंदर दाखिला मिला है, पशुओं के डॉक्टर के अंदर दाखिला मिला है, BSc नर्सिंग के अंदर। मतलब अनेक वो गरीबों के, अति गरीब बच्चे जो बिल्कुल ही गरीब परिवारों से थे, वो भी हमारे स्कूल से पढ़ करके, निःशुल्क पढ़ करके और अच्छी पोस्टों के ऊपर जा पहुँचे। जो हमारा अनाथ आश्रम है, आपने सुना होगा, अनेक अनाथ आश्रम आपने देखे हैं, लेकिन हमारी जो अनाथ आश्रम की कल्पना है वो डिफरेंट है। उसके अंदर हम उन अनाथों को लेते हैं जो कि वास्तव में अनाथ हैं, अर्थात जिनका अपना कहने के लिए कोई नहीं, जिनका नहीं पता माँ कौन है, बाप कौन है, जाति क्या है, धर्म क्या है, कहाँ पैदा हुए, कौन सा उनका एड्रेस है, ये भी कोई उनको मालूम नहीं है। और हरियाणा सरकार द्वारा भी इस प्रकार की उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं है। इस समय हमारे पास रोहतक के अंदर महिला अनाथ आश्रम है, जिसमें 270 महिलाएं इस समय रह रही हैं। वे कौन है जिनका यही नहीं पता कौन है वे, उनमें से कितनी तो अपना नाम भी नहीं बता पाती, लेकिन कुछ नाम बताती हैं तो उनके घर के एड्रेस का कोई मालूम नहीं। तो उनको हम रख करके फिर उनका क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। जो अपना एड्रेस बता पाए तो उनको उनके घर भिजवाते हैं। अब तक लगभग 600 लोगों को, स्त्री पुरुषों को हम उनके घर पे भिजवा चुके हैं। काउंसलिंग, मतलब पहले इलाज, ट्रीटमेंट साइकेट्री का, और उसके द्वारा बाद में फिर काउंसलिंग करके एड्रेस ढूंढ करके बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। अभी एक महिला तो 11 साल के बाद अपने घर पहुंची है। 10 साल तक वो अपना पता नहीं बता पाई। रोहतक की अनाज मंडी के अंदर पागल की हालत में मिली। सारा करते रहे, इलाज करते रहे, सब कुछ करते रहे, कभी कुछ एड्रेस बताए, कभी कुछ एड्रेस बताए, लेकिन 11वें साल भी उसने एड्रेस बताया अपने भाई का कि दोसा बांदी कुई के अंदर मेरा भाई रहता है, इसी नाम से। वो तो फिर हम तुरंत फिर पहुँचे, तुरंत जाकर उसका वो लिया। उसका परिवार सारा था, उसका पति था, बच्चे थे, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, पूरा परिवार आया एकदम लेने के लिए उसको। लेकिन बस वो दिमाग से वो उसका पागल हो गया। मतलब एक तो होता है जन्म से पागल, मंदबुद्धि, हर एक बाद में कोई भी टेंशन हो जाती है तो उसके अंदर फिर वो हो जाता। तो बाद की थी वो, इसलिए उसका बच्चा भी था। उन्होंने बताया कि इसकी लड़की 18 साल की हो गई थी, पिछले साल ही हमने उसकी शादी की, अब ये तो 11 साल से गुम है, कहाँ पाएगी। और फिर दूसरा, उनको विशेष खुशी इस बात की हुई कि 11 साल तक वो महिलाओं में ही रही। महिला अनाथ आश्रम में सारी सेवादार भी महिलाएं हैं, कंप्लीट की कंप्लीट, और सारी जैसा अब जींद में आश्रम बनाया है, इसी प्रकार का महिलाओं का अलग से आश्रम, जिसका सारा स्टाफ पूरा महिलाओं का ही है। इसी प्रकार से ऐसे ही आदमियों की है। तो हम लोग कैसे करते हैं कि जहाँ कहीं किसी को भी कोई रोड के ऊपर कोई पागल हालत में मिल जाए, और ये मंदबुद्धि लोग कैसे होते हैं, ये भीख नहीं मांगते, ये एक जगह बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, 10-10 दिन तक भूखे रहेंगे, महीने इनको नहाए हो जाएंगे, चोट लग जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा, उनके कीड़े पड़ जाएंगे। कितने हमारे को ऐसे आदमी मिले जिनके सिर के अंदर भयंकर कीड़े ही कीड़े चल रहे हैं, पैरों के अंदर कीड़े ही कीड़े चल रहे हैं, और उनको भी फिर हम ले करके आते हैं। उनको फिर पहले मेडिकल में चेक कराते हैं, बाद में फिर अपने पास में रखते हैं, और उनके सारे ठीक हो करके, और कितने लोग अपने घरों में गए, कितने लोग अब आश्रम में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अब यही कहते हैं कि जब अब हम ठीक हो गए तो हम आश्रम में सेवा करें हमारा करके। इस समय लगभग 800 से ज़्यादा लोग हमारे पास इस समय वर्तमान में हैं हमारे आश्रमों के अंदर। 4 आश्रम जैसे मैंने रोहतक में बताए, एक आश्रम हमारा जींद में है जो 2014 में बनाया था। इस समय इसमें 60 आदमी हैं, 60 आदमी इस समय निवास कर रहे हैं। एक हमारा चरखी दादरी में है, उसके अंदर 65 आदमी निवास कर रहे हैं। और जो पुरुषों वाला आश्रम है उसके अंदर 231 लोग हैं। और
वृद्ध आश्रम के अंदर, पुरुषों के वृद्ध आश्रम में 170 लोग हैं, महिला वृद्ध आश्रम के अंदर 85 महिलाएं निवास कर रही हैं, जो मैंने फिगर आपको दी है। इस प्रकार से करके ये जो हमारा जींद का जो आश्रम है, अब हमारी योजना क्या है कि इस समय हमारे 4 नए आश्रम बनने लग रहे हैं। एक पानीपत के अंदर बनने लग रहा है, 5600 गज जगह के अंदर 400 आदमियों के लिए रहने की जगह, और उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और उसका सारा काम बाकी चल रहा है। एक हमारा आश्रम बन रहा है गोहाना के अंदर 3200 गज जगह के अंदर, और 200 आदमियों के लिए रहने की जगह बन जाएगी, वो बन रहा है आश्रम। एक आश्रम हमारा बहादुरगढ़ के अंदर बनने लग रहा है, और उसके अंदर भी लगभग 150 आदमियों की व्यवस्था हो जाएगी। जो ये हमारा जींद का जो प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आज हम बैठे हैं, उसका परसों हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये 5200 गज जगह के अंदर बना है, और इसके अंदर 350 आदमी बेसारा वो निवास कर सकेंगे उसके अंदर करके, और उसके अंदर हमारे लगभग 6 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। तो ये जो आश्रम है, ये हमारा जो सारा एरिया है, नरवाना है, टोहाना है, उचाना है, अर्थात जींद से 100 किलोमीटर के एरिए में कोई भी व्यक्ति ये बता देगा कि वो कोई भी आदमी पागल हालत में, दिमाग कमजोर हालत में, या अपाइज है, या कोई वृद्ध है जिसकी कोई कहने वाला नहीं है, केवल हमारे को एक फ़ोन से सूचना दे दें, हमारी एम्बुलेंस स्वयं उसको लेकर के आएगी और उसको यहाँ पर आकर के उसको हर तरह की उसकी सेवा और सहायता होगी। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा वृद्ध है जिसके परिवार में सेवा करने वाला नहीं है या सेवा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगी, अच्छी उसकी हर तरह से सभी तरह की सुविधाओं के साथ में हम वृद्धों को भी रखेंगे। ये हमारी सारी योजना इस प्रकार की है। जो हमारा पुराना आश्रम चल रहा है, जिसके अंदर इसमें 60 महिलाएं हैं, ये गोपाल स्कूल के पास में, उसकी हमारी योजना है कि यहाँ पर हम महिलाओं का आश्रम बनाएंगे। लेकिन है जी 60 पुरुष, हाँ 60 पुरुष इस समय रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम महिलाओं का भी रखेंगे करके, क्योंकि इस समय तो केवल पुरुष यहाँ पर हम रखते थे, और महिलाएं यदि कोई मिल जाती थी, कई बार मिली, जींद के अंदर भी कई बार जैसे मिली है, तो वो रोहतक ही भेजी जाती थी, तो उसके अंदर हम महिलाओं का वो ऐसा रखेंगे। और मैं समझता हूँ अगर ये जो काम है, इसके अंदर हर एक आदमी के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कार्य है ये एक ईश्वरीय कार्य है। ये लोग ना तो भीख मांगते हैं, कभी भी प्यास लगी हुई है, धूप में बैठे हैं, थोड़ी दूर के ऊपर नलका है, उनको ये नहीं पता जाके नलका ले लो। दूसरा, यदि कोई उसकी इनकी सहायता करना चाहे तो भी आसान नहीं है। आप इनके पास से गुजरे, आपने इनको 50 रुपये दे दिए, इनको ये नहीं पता ये 50 रुपये हैं, इनको यही नहीं पता इनका क्या करना है, यही नहीं पता इनको क्या करना है। अगर मैं इन पैसों को दे करके मैं भोजन ले लूँ, उनको नहीं पता इस बात का। तो इन लोगों की जो सहायता है, बड़े कठिन काम होता है इस बात के लेकर के, लेकिन हमने इसी बात को लिया कि अनाथ आश्रम आपने दूसरी जगह देखे होंगे जिसके अंदर सही बच्चों को रखा जाता है, विधवाओं के बच्चों को रखा जाता है और उनको पढ़ाया जाता है, वो बहुत आसान काम है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं हम, अब इसके अंदर उनको जब आप देखोगे कि हालत के अंदर आया है, 2-2 महीने नहाए हुए, 4-4 महीने नहाए हुए, कपड़े भी बिल्कुल मैले हैं, बिल्कुल ही बालों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जुएँ हो रही हैं, और कईयों को तो चोट लगी हुई है, तो उसके अंदर घाव पका हुआ है, सारी खराब हालत के अंदर है। लेकिन वो जो है, अभागा मानव है मेरा भगवान है, विनोबा भावे ने जैसे कहा, हम लोग इसी भावना से काम करते हैं। अब जो जैसे अंत्योदय स्कीम बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हो, उसको हम उठाते हैं, उसको हम गले लगाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, उसको हम मुख्य धारा में शामिल करते हैं। हमारे पास में कम से कम 50 आदमियों का तो लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जो इन दिमाग कमजोर आए, हमने उनको साइकेट्री का इलाज करवा दिया, अब वो 80% 90% तक ठीक हो गए, और अब वो सेवा में लग गए, हमारे साथ ही सेवा कर रहे हैं। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे भी केसेज आए, लड़की है 20-22 साल की मिली, हमारे पास में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं। अब हमारे पास महिला अनाथ आश्रम में आप जाओगे, 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, यदि वो रोड के ऊपर है तो कहाँ सुरक्षित है, वो कहाँ जाए वो। और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, यदि कहीं पर कोई दिमाग कमजोर महिला कहीं पर है, तो कैथल वाले भी हमारे पास में भेज रहे हैं, दूर दूर के लोग जो है ना हमारे पास में भेज रहे हैं। जींद में कोई महिला ऐसी मिल जाती है, जींद में कोई आश्रम नहीं है जो दिमाग कमजोर को रखता हूँ, सरकारी कोई गारंटी नहीं, सरकार की कोई गारंटी नहीं। हमारा सारा निर्माण हुआ है केवल दानदाताओं के द्वारा, सारा संचालन होता है केवल दानदाताओं के द्वारा। और अब इस समय हमारे पास में 2.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है हमारी संस्था का, लेकिन सारा का सारा 2.5 लाख रुपए डेली का, अर्थात साल का हमारा 9 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के लगभग हमारा साल का खर्चा है, लेकिन सारा का सारा खर्चा केवल दानदाताओं के द्वारा। अब और अधिकतर दानदाता जो वॉलंटियर हैं, कि हम डोर टू डोर जा करके, दुकानों पे जा करके, और किसी के लिए सहते नहीं हैं, बल्कि अपने आप ही लोग, क्योंकि वो कहते हैं ना, देसी घी होगा ना अंधेरे में भी चमकेगा, तो हम सच्चाई के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हमारे को समाज का पूरा सहयोग हमारे को मिला हुआ है। इसमें भी 4 आश्रम निर्माणाधीन हैं, और बाकी जो आश्रम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ये बात है। इसके अतिरिक्त तो हमारा चलता है, हर महीने आँखों का कैंप लगता है। अब हमारे 18,300 के लगभग ऑपरेशन करवा चुके हैं फ्री आँखों के लोगों की। भिवानी के अंदर जो मशहूर है जालान हॉस्पिटल, आँखों का हॉस्पिटल,
वहाँ पर मरीजों को लेके जाते हैं, ओपीडी वालों को दवाइयाँ देते हैं, बाकी वो ऑपरेशन करवाते हैं। 18,300 ऑपरेशन अब तक हम करवा चुके हैं। बाकी तो रक्तदान शिविर लगाते हैं, ये करवाते हैं, बाकी तो मिसलेनियस काम हमारे चलते रहते हैं। सरकार को सपोर्ट नहीं करती? आपने कहा हम तो आप जो समाज सेवी उनसे सहयोग लेते हैं, सरकार से आपने सपोर्ट नहीं मांगा? सपाट की इस मामले में कोई पॉलिसी है ही नहीं। दिमाग कमजोर लोगों के लिए आप कभी किसी मंत्री से किसी पूछना, दिमाग कमजोर लोग रोड के ऊपर हों। आश्रम चला रहे हैं, जब धर्मशालाओं में पैसा दिया जा सकता है तो आश्रम में क्यों नहीं दिया जा सकता? आपने कुछ ऐसी डिमांड नहीं की कभी सरकार? हमारा काम भी चल रहा है जी। हम ये समझते हैं दानदाताओं की कमी नहीं है, यदि हमारा काम सही है तो। पिछले 35 साल के अंदर कभी भी हमारे को पैसे की कमी नहीं रही है जी। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी 2.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है। सारा दिन बरसात हुई है, सुबह सूरज निकला है, हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए। स्वामी जी, अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी ऐसा काम करे, ऐसी मांग क्यों? इसके लिए तो आप लोग ही उठा सकते हैं ना। जैसे मैंने अब आपको कहा, आप इसको अखबार में लिखें इस बात को। अब स्वामी जी चैलेंज करके कहते हैं बता दो यदि कहीं पर कोई महिला ऐसी गिरी पड़ी मिल गई तो उसका क्या करोगे आप? कोई ना कोई अपना होम बना रखा है, ना कोई सपोर्ट करते हैं, ना कोई ग्रांट देते हैं। स्वामी जी, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं बताता हूँ आपको, आज से 43 साल पहले मैंने MBA किया। 44 साल पहले, 44 साल हो गए मेरे को MBA किया हुआ। उस समय MBA केवल स्टार्ट हुई थी और रोहतक के MD यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक के अंदर स्टार्ट हुई थी उस समय MBA, है जी। तो उस समय जब हमारे टीचर भी MBA नहीं थे, क्योंकि उस समय MBA आई ही नहीं थी 72 वर्ष के अंदर, तो हमारे टीचर भी MBA नहीं थे। हमारे अलग अलग फील्ड से स्पेशलाइज होते थे। लेकिन फिर हमने जो था ना जी, ये जो सेवा का जो आनंद है, ये इतना आनंद है। प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा तो ये संत लोग जो सत्संग करवाते हैं। मैं बताता हूँ आपको। आप मैनेजमेंट के प्रोफेशनल जी MBA करने के बाद जी। कायदे से आपको जाना चाहिए था इस कंपनी में या किसी ग्रुप में? बैंक में नौकरी उसके बाद में मेरे को बैंक में नौकरी मिली। बैंक से मैंने रिजाइन दिया, फिर मैंने उस वाला एग्रोमिज में कुछ दिन काम किया, वहाँ से मैं छोड़ करके सेवा में रुचि थी प्रारंभ से, फिर सेवा में ही लगे। इसी से तो प्रेरणा मिली होगी ना कि कोई घटना घट गई हो? मैं वैसे बताता हूँ आपको। पंजाब के अंदर पिंगलवाड़ा नाम से शायद आपने को सब सुना हो, अमृतसर के अंदर पिंगलवाड़ा है। तो वहाँ के भक्त हंसराज जी होते थे जिन्होंने इसी प्रकार की सेवा वहाँ पर की। तो मैंने वहाँ उसको जब देखा तो मेरे को ये महसूस हुआ इस बात के लेकर के, यदि सेवा है तो सबसे उत्तम सेवा ये है जिसका इस संसार में कोई नहीं, कहते ना जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया। तो उन लोगों की सेवा करो जिनका कोई नहीं है अपना कहने के लिए। आपका परिवार किसके साथ? मैंने अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं बनाया, लेकिन आज के दिन मेरा परिवार सब लोगों के परिवारों से बड़ा परिवार है। क्योंकि आपके परिवार में 5 आदमी होंगे, 7 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, ठीक है ना जी। लेकिन मेरे परिवार के अंदर इस समय 800 आदमी परिवार में है, और आपके घर में तो स्वस्थ लोग हैं और मेरे तो अस्वस्थ लोग हैं। स्वामी जी, आप भाजपा से कैसे बचे रहे? वो तो ढूंढती है भाई ऐसे लोगों को, हमें मतलब वोट के लिए ऐसी जरूरत है, आप उनसे कैसे बचे रहे? आपके पास कोई ओपन नहीं आई? नहीं, मेरे भाजपा वाले तो आते रहते हैं हमारे पास में। भाजपा वाले आते हैं, आने को क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उसमें करके सारे लोग। नहीं, हमारे पास तो सारे ही आते हैं, हमारे पास तो हुड्डा साहब भी आते हैं, हमारे पास तो बीजेपी वाले भी आते हैं, सारे आते हैं। बचे कैसे? उनका तो टारगेट होता है आप जैसे चेहरे वोट की। नहीं, वो तो हमें देखना है नहीं जिस बात का कि हमारा अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मैंने जब अपना संपूर्ण जीवन लगाया है तो किस लिए लगाया है? और उस चीज़ के लिए लगाया है कि मैं उन लोगों की सेवा करूं जिनकी सेवा सामान्य के स्थिति के अंदर नहीं किया जाता। अब मान लो अपने जिंद की संस्थाएं हैं, जिंद की संस्थाएं कितना काम करते हैं। यहाँ भी तो मेरे ख्याल में कल बता रहे थे 32 कितनी संस्थाएं हैं, सब तरह के काम होते हैं। लेकिन जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनके लिए सेवा की बड़ी अति आवश्यकता है। तो अब हम इस आश्रम के द्वारा और सब आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, और सभी तरफ जो दूसरा हमारे जो आय का मुख्य साधन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे आश्रमों के अंदर भोजन सेवा चलती है, जिसे हम भंडारा शब्द प्रयोग करते हैं। तो किसी का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, विवाह दिवस है, या वैसे ही श्रद्धा भावना से लोग जो है भोजन सेवा बुक करवाते हैं हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में 230 लोग हैं किसी उसमें, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम रोटी, दाल, सब्जी, चावल, जो भी चीज़ है हम खुद तैयार करेंगे, और उनका परिवार आए, उनके परिवार आके अपने हाथ से खिलाएगा। क्योंकि यदि वो खुद तैयार करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले हलवाई के पास करोगे, फिर हलवाई से सामान लिखवाओगे, फिर उसको तैयार करोगे, फिर किन साधन से लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट साधन, फिर वहाँ 20 आदमियों को कम रह गया तो क्या करोगे, फालतू बच गया तो उसका क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमें तो मालूम है कि हमारा कितना सामान लगता है, उस प्रकार से। दूसरा मैं आपको बताता तो एक और जानकारी दूँ आपको, रोहतक के अंदर PGI हॉस्पिटल है, सारे हरियाणा का एक ही है, और जहाँ कहीं से भी पेशेंट आते हैं वो सब वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। तो हमारा क्या चलता है, वहाँ पर हमने अपने 14 आदमी वॉलंटियर वहाँ पे रखे हुए हैं। किस लिए रखे हुए हैं? एक्सीडेंट हो गया, उसको वहाँ पे ले आए,
उसको हेड इंजरी है, वो अपना एड्रेस बता नहीं सकता। जब तक उसके घर के नहीं पहुँचे हैं तब तक वो लावारिस है। दूसरा एक और बात, हेड इंजरी होने के बाद में अपने घर में चाहे करोड़पति है, जो मेडिकल में जो सप्लाई के अंदर दवाई है वही दी जाएगी, बाकी डॉक्टर ये अंदर से अपने पास से नहीं देगा। हो सकता है कि 200 रुपये का इंजेक्शन चाहिए और वो उस समय उसका लाइफ सेविंग है, लेकिन दे कौन उसको। तो इस काम के लिए हमारा 30 साल से ये सेवा चलती है मेडिकल के अंदर। इमरजेंसी में आप जाओगे, जन सेवा संस्थान का नाम ले लो, तभी हमारे आदमी तुरंत आ जाएंगे। कहीं भी एक्सीडेंट का केस होगा, उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना, ऑपरेशन के सामान की व्यवस्था करना, ब्लड की व्यवस्था करना, उसकी टेस्ट करवा के लेके आना। नहीं तो उन्होंने लिख दिया सीटी स्कैन होना है, उनके पास में बीरर है नहीं कि जो इतने सीटी स्कैन करवा के लाए, क्यों घंटा लग जाता है उसके अंदर जाके। उनके टेस्ट करवा करके लेके आना, बिल्कुल निःशुल्क। दूसरा, इसके साथ में अटेंडेंट प्रोवाइड करना। जैसे मान लो एक्सीडेंट का केस है, उसको अपना IV लगा दिया, और तो वो हिला लेगा, यदि उसका आदमी कोई नहीं होगा तो उसको पकड़ के भी खड़ा होना होता है। तो इसके लिए हमने 8 आदमी दिन में 6 आदमी काम में इसी काम के लिए लगाए हुए हैं, केवल और केवल। टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संस्थान से? है जी, जन सेवा संस्थान से टोटल कितने लोग जुड़े हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं? दानदाता तो लाखों की संख्या में वो जुड़ रहे हैं, तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप के अंदर। दान वालों को छोड़ दे, स्वयं सेवक के तौर पर जो सेवा कर रहे हैं, जैसे आप। वो तो हमारी संस्था है। जैसे हम जींद में अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं अपने, तो अब इसकी यहाँ की अपने जो 24-25 आदमी जो हैं, अब यहाँ की हमने कार्यकारिणी बना दी है जी। अब यही लोग संभालेंगे। हम तो क्या है, हम तो गाइडेंस देने के लिए हैं। जैसे मान लो कोई ज़्यादा सीरियस है, ये नहीं संभाल पाए, तो तुरंत एम्बुलेंस भेज दो, तो भेजो भाई। हमारे आदमी तो 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं, दिन में भी, रात में भी, किसी टाइम पे भेजो। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन करने से आपके पहले, कि अब रोहतक के अंदर क्या है, आप जाएंगे ना, मरीज गया वहाँ पे, तो व्हीलचेयर स्ट्रेचर नहीं मिलती थी। व्हीलचेयर स्ट्रेचर की बड़ी कमी रहती थी, या फिर उस आदमी ने लिया व्हीलचेयर जो गवर्नमेंट की थी, 10 नंबर वार्ड में चला गया, वहीं छोड़ दी, वो मिलती नहीं चीज़। तो अब हमारे पास में हमने वहाँ 200 व्हीलचेयर, 200 स्ट्रेचर रखी हुई है वहाँ पे। और स्ट्रेचर तो है 8,000 रुपये की, लेकिन 100 रुपये की सिक्योरिटी के ऊपर देते हैं। 100 रुपये दिए, अपना सारा काम करवाओ, उसको वापस दे जाओ उसको और अपने 100 रुपये वापस ले जाओ। अब उससे क्या है, आप कभी भी आप मेडिकल में जाओगे PGI में, तो हमारे वहाँ काउंटर लगे हुए हैं, 100 रुपये जमा करो, व्हीलचेयर स्ट्रेचर ले जाओ, अपना काम करके वापस ले जाओ। तो वहाँ कमी नहीं रहती, नहीं तो पहले तो कमी रहती थी। 200 व्हीलचेयर और 200 स्ट्रेचर इसके द्वारा काम कर रहे हैं। दूसरा मैं बताऊँगा आपको, वहाँ पर जो रोगी दाखिल होता है उसको खाना मिलता है मेडिकल की तरफ से, लेकिन जो अटेंडेंट है उसको नहीं मिलता। अब किसी का बीमार आदमी है और उसके ऊपर एक अटेंडेंट ऊपर खड़ा है, और वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ खाने के लिए जाए। तो जन सेवा संस्थान की तरफ से वहाँ दोनों समय भंडारा चलता है, निःशुल्क भंडारा। PGI में आप कभी भी जाओगे तो आपको दिखाई देगा, बोर्ड लगे हुए वो कर रहे हैं। दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक स्टील की थाली में, स्टील की चम्मच के साथ में रोटी, दाल, सब्जी, चावल, चारों आइटम वहाँ पे, और बिल्कुल निःशुल्क चलता है। प्रतिदिन चलता है, 365 दिन चलता है। बरसात है, आंधी है, दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक जन सेवा संस्थान की तरफ से भंडारा चलता है। उसमें भंडारा लोग बुक करते हैं। जैसे हमने एक समय का 5100 रुपये रखा हुआ है, तो लोग बुक करवा देते हैं, जन्मदिन है मेरी तरफ से कर लो, उसकी तरफ से कर लो। सहयोग तो सब जगह से वहीं से आता है। हमारे पास में तो कोई आय का साधन है नहीं, ना तो हमारी कोई इंडस्ट्री है, ना कोई हमारे कोई एग्रीकल्चर है, कि हमारे से समाज जुड़ा हुआ है। और समाज उस चीज़ को पसंद करता है कि सही काम करोगे तो सब लोग सहयोग देने के लिए खूब तैयार होते हैं। इस समय मेरा अपना जीवन का कोई अनुभव पूछे तो मेरे जीवन का अनुभव ये है कि करने वालों की कमी होती है, देने वालों की कमी नहीं होती है बिल्कुल भी। क्योंकि हमारा इतना 10 करोड़ रुपये अब बिना मांगे, इस साल भी हमारा बजट बना है, हमारा 10 करोड़ रुपये एक साल के अंदर डोनेशन हमारी संस्था को मिला है। तो आता ही है सब तरह। हाँ, ये जरूर होता है, ये मंत्री लोग जो आते हैं ना जी हमारे पास में, तो अपना जो उनका कोटा होता है उसमें से हमारे को दे देते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं है, लेकिन जो ये जैसे मान लो परसों वो आ रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं, और वो अपने कोटे से जो कुछ दे के जाएँ वो दे के जाते हैं। हमारे रोहतक में भी ऐसे मंत्री लोग आ जाते हैं, राउंड लेने के लिए भी, देखने के लिए भी, हम बुला भी लेते हैं, तो वो अपने उससे दे जाते हैं। उसमें कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और हमारा किसी से क्लेम भी नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से शिकायत नहीं है। ये मैंने एक जानकारी के लिए दिया, मुझे गवर्नमेंट से शिकायत नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है देने की, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है उनको रखने की। होनी तो चाहिए, ठीक है नहीं, लेकिन हम तो ये समझते हैं ना कि हमारे पास में, जब मेरे पास में है देने के लिए, एक आदमी भूखा है, मैं उसको खाना खिला सकता हूँ, तो मैं क्यों कहूँ इसने क्यों नहीं खिलाया। आप कर रहे हो ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट करेगी तो खा जाएंगे सारे। जी हाँ जी स्वामी जी, हाँ जी सर। जिस प्रकार की मानवीय संवेदनाओं को लेकर आपने एक मिशन को आपने चलाया जी, क्या उसी प्रकार से जैसे भोपाल स्कूल के पास नजदीक आपका वृद्ध आश्रम है जी, वहाँ भी शायद कुछ व्यवस्थाओं की कमी होगी, इस वजह से कुछ पेशेंटों को बहुत एम्बुलेंस में ठूस कर भरकर कहीं ले जाया गया, तो क्या वहाँ आगामी जो वृद्ध आश्रम आप मेरा नंबर नोट कर लें, ठीक है ना जी। और कभी भी कोई भी बात है, मैं अभी भी बैठने के लिए तैयार हूँ और बाद में बैठने के लिए तैयार हूँ।
हर समय कोई भी बात की कोई कमी है हमारे अंदर, हमारी व्यवस्थाओं के अंदर, हम सुनने के लिए तैयार हैं। और यदि मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा तो सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि हमारी कमी है और वो कमी आगे नहीं रहेगी। देखो मैं बताऊँ आपको, ठीक है नहीं, यदि कोई भी कमी कभी भी रही है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है।